सो हेलो एवरीवन। सो फटाफट फॉरेन कंपनी का चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं। तो फॉरेन कंपनी की अगर हम लोग बात करें, दैट इज द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कौन से चैप्टर में ये सारे प्रोविजन कवर्ड हैं? चैप्टर नंबर 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सेक्शंस कौन कौन से कवर्ड है चैप्टर नंबर 22 के अंदर? सेक्शन 379 टू 393। सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज अ फॉरेन कंपनी। तो सेक्शन 2 क्लॉज 42 कहता है दैट फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया एंड विच कैरीज आउट द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। जो बिजनेस कहाँ करता है? इंडिया में करता है, बट इनकॉर्पोरेशन कहाँ है? इंडिया के बाहर है। अब वो जो बिजनेस इंडिया में करता है, दैट बिजनेस में बी डायरेक्टली और थ्रू एन एजेंट, दैट बिजनेस में बी थ्रू ए फिजिकल सेटअप or it can also be through an electronic mode, right? और place of business also includes a share transfer office और share registration office। ऐसा clarification कहाँ दिया? सेक्शन 386 के अंदर दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक मोड को भी डिफाइन किया लॉ मेकर ने कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेक्शन 379 दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट टू फॉरेन कंपनीज। क्या कहता है सेक्शन? कि मान लीजिए जो भी फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी मतलब अपने को समझ आ गया कि कोई भी एक ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड इंडिया के बाहर है बट प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है, राइट? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो फॉरेनर्स हैं या इंडियंस हैं। इन बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एग्जाम में ये इन्फॉर्मेशन होती हैं तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होंगी। नाउ सेक्शन 379 सेज दैट जो भी कंपनी एज अ फॉरेन कंपनी क्लासिफाइड है, अगर उसमें एटलीस्ट 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी के फॉर्म में हो या प्रेफरेंस के फॉर्म में हो या फिर पार्टली इक्विटी एंड पार्टली प्रेफरेंस के फॉर्म में हो, इज हेल्ड बाय इंडियंस। इंडियंस मतलब हो सकता है इंडियन सिटीजन्स के द्वारा होल्ड की जा रही हो, या फिर हो सकता है इंडियन कंपनीज या इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट्स के द्वारा हेल्ड की जा रही हो, या ऐसा भी हो सकता है कि पार्टली बाय इंडियंस या फिर पार्टली बाय कंपनीज एंड बॉडी कॉर्पोरेट। तो अगर एटलीस्ट 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल दैट इज हेल्ड बाय वन और मोर सिटीजन्स और कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट्स, तो माना जाएगा कि भाई ये जो चैप्टर है फॉरेन कंपनी वाला, ये चैप्टर तो उन कंपनीज में अप्लाई हो गई होगा जैसे कि इट अप्लाइज टू एवरी फॉरेन कंपनी, बट उसके अलावा कंपनीज एक्ट के बाकी जितने प्रोविजंस हैं वो भी इनमें अप्लाई हो सकते हैं एज इफ इट इज ए कंपनी दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। उसके बाद सेक्शन 380 कहता है कि जब भी एक फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस चालू करती है उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स क्या करने पड़ते हैं? आरओसी न्यू दिल्ली को 30 डेज के अंदर फाइल करने पड़ते हैं। तो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स? दैट इज वी हैव द चार्टर यानी वो डॉक्यूमेंट जहाँ पे राइट्स ऑथोरिटीज वगैरह लिखी होती है। चार्टर फाइल करना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ती है? आरओसी को फाइल करनी पड़ती है। फिर बताना होता है कि हमारा जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो इंडिया में कहाँ सिचुएटेड है, हमारे डायरेक्टर्स कौन कौन है, हमारे डायरेक्टर्स का नाम एड्रेस क्या क्या है, वो कौन सा बंदा होगा। सेक्शन 383 कहता है आगे चल के कि हर एक फॉरेन कंपनी को कैसे बंदे का नाम मेंशन करना पड़ता है जो इंडिया में उनके बिहाफ में डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेगा। तो इस चीज़ का इंटीमेशन आरओसी को भी जाता है कि वो कौन सा बंदा है, उसका एड्रेस क्या है जो फॉरेन कंपनी के बिहाफ में क्या करने वाला है, डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने वाला है। उसके बाद दे आर गोइंग टू फाइल अ डिक्लेरेशन टू द आरओसी दैट नन ऑफ देयर डायरेक्टर्स और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया हैव बीन एवर कन्विक्टेड और डिबेल्ड फ्रॉम फॉर्मिंग द कंपनीज इन इंडिया। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें फाइल करनी पड़ती है आरओसी न्यू दिल्ली को। फर्दर रूल्स के अंदर कहा गया है कि भाई डायरेक्टर्स के और पर्सनल डिटेल्स जैसे कि फोन नंबर, नाम, मेल आईडी, टीम नंबर, ये सारी चीजें भी क्या करनी पड़ती है? आरओसी को फाइल करनी पड़ती है। और अगर इन्फॉर्मेशन में कोई ऑल्ट्रेशन होता है तो उसको भी 30 डेज के अंदर फाइल करना पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे चलते हैं सेक्शन 380 के बाद। तो सेक्शन 381 दैट टॉक्स अबाउट द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनीज। क्या फॉरेन कंपनीज को भी इंडियन कंपनीज की तरह बैलेंस शीट पी&एल बनाना पड़ता है? बिल्कुल बनाना पड़ता है। खाली एक डिफरेंस है कि इंडियन कंपनीज जो बैलेंस शीट पी&एल बनाती हैं तो वो जो अपने अकाउंटिंग करती हैं वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से करती हैं, बट फॉरेन कंपनीज को एक एग्जम्पशन दिया गया है कि वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से बैलेंस शीट पी&एल बना सकती है, बिकॉज दुनिया भर में कैलेंडर ईयर ही फॉलो होता है। ठीक है ना? अब जब वो बैलेंस शीट पी&एल बनाती है उनका ऑडिट भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ही किया जाता है, जैसे कि इंडियन कंपनीज के केस में होता है। एंड चैप्टर 10 इज एप्लीकेबल मुटेंडिस टू फॉरेन कंपनीज एज वेल। इनको भी अपना बैलेंस शीट और पी&एल शेड्यूल 3 के हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ता है। इनको भी अपना बैलेंस शीट पी&एल का कॉपी आरओसी को फाइल करना पड़ता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ 3 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो फॉरेन कंपनीज को क्या करना पड़ता है? आरओसी को फाइल करना पड़ता है। दैट इज स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, स्टेटमेंट ऑफ रिपेट्रिएशन ऑफ फंड्स एंड स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स। ठीक है ना? तो ये 3 चीजें एडिशनल बेसिस में फाइल करनी पड़ती है। उसके बाद अगर हम बात करें
तो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि भाई जो सेक्शन 383 है दैट सेज कि फॉरेन कंपनी को क्या करना पड़ता है, एक बंदे का नाम मेंशन करना पड़ता है कि इंडिया में कौन वैसा बंदा होगा जो फॉरेन कंपनीज के बिहाफ में डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिसीव करेगा और उस बंदे का एड्रेस क्या है। और फिर कहा गया है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उस बंदे को सेंड किया जाएगा वो पोस्ट वगैरह के माध्यम से सेंड किया जा सकता है। उसके बाद प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टस। अगर हम प्रोस्पेक्टस की बात करें तो सवाल उठता है कि जिस तरीके से इंडियन कंपनी जब शेयर वगैरह इशू करती है तो प्रोस्पेक्टस उनके लिए सर्कुलेट करना जरूरी होता है, तो क्या फॉरेन कंपनीज के लिए भी प्रोस्पेक्टस सर्कुलेट करना जरूरी होता है? द आंसर इज यस। एंड द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस इज टू बी डिलीवर्ड टू द आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन दैट इज सर्टिफाइड बाय ए चेयरमैन एंड 2 डायरेक्टर्स। ठीक है, अब प्रोस्पेक्टस में क्या क्या लिखा होना चाहिए? देखो, इंडियन कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है उनके ऊपर सेक्शन 26 लगता है और सेक्शन 26 के अंदर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स मेंशन्ड है। तो इंडियन कंपनीज को जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सेक्शन 26 के अंदर पूरा करना पड़ता है वो फॉरेन कंपनीज को भी पूरा करना पड़ता है। और उसके अलावा फॉरेन कंपनीज के केस में देयर आर सम एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एज वेल, जैसे कि दे हैव टू डिस्क्लोज व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। दे हैव टू डिस्क्लोज कि उनका जो इनकॉर्पोरेशन हुआ था वो कौन से इनैक्टमेंट के तहत हुआ था, वो कौन सा एड्रेस होगा जिसमें डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट किए जा सकेंगे, उनका इनकॉर्पोरेशन कौन से तारीख को हुआ था, कौन से देश में हुआ था, एंड इंडिया में उनके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस क्या है। ये सारी चीजें क्या करना होगा, एडिशनल डिस्क्लोजर्स के फॉर्म में बतानी होंगी। क्या एक्सपर्ट स्टेटमेंट भी प्रोस्पेक्टस के अंदर आ सकता है? द आंसर इज यस, एक्सपर्ट स्टेटमेंट भी प्रोस्पेक्टस के अंदर आ सकता है, लेकिन उसका कंसेंट चाहिए। और अगर एक्सपर्ट ने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया होगा तो एक्सपर्ट स्टेटमेंट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। अगर फॉरेन कंपनीज कोई भी प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन करती हैं तो उनको पेनल्टी क्या लगेगा? तो यहाँ पे सेक्शन 392 कहता है कि भाई कंपनी के केस में उनके ऊपर जो फाइन लगने वाला है दैट इज गोइंग टू बी मिनिमम 1 लाख रुपीज, मैक्सिमम 3 लाख रुपीज एंड 50,000 पर डे इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। ठीक है ना, 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए के रेंज में पेनल्टी लगने वाली है, 50,000 पर डे। और जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा उनके ऊपर पेनल्टी लगने वाली है 25,000 से 5 लाख रुपए तक के बीच में, और अप टू 6 मंथ्स इंप्रिजनमेंट और बोथ। दैट इज द पेनल्टी दैट इज गोइंग टू बी लिवाइड। उसके बाद अगर हम बात करें तो मेन सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस तो यही थे, बट कुछ एडिशनल प्रोविजन जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सेक्शन 382 डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ फॉरेन कंपनी, कि हर एक फॉरेन कंपनी को क्या करना चाहिए, हर एक फॉरेन कंपनी को जहां भी वो बिजनेस कैरी आउट कर रहा है उसके बाहर अपना नाम क्या करना होगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा। अपना जो नाम है वो डिस्प्ले करना पड़ेगा, कौन सी कंट्री में वो इनकॉर्पोरेट हुआ है वो डिस्प्ले करना पड़ेगा, और जो लेटर्स है वो लेजिबल होने चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी, और जिस भी स्टेट में वो बसी है वहां के वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी वो चीज़ लिखी होनी चाहिए। उसी तरीके से जो भी कंपनी का नाम है और कौन से देश में वो इनकॉर्पोरेट हुआ है वो कंपनी के बिजनेस लेटर्स में, बिल हेड्स में, लेटर पेपर्स में, साइन बोर्ड्स में और सारी की सारी ऑफिशियल पब्लिकेशंस में लिखी होनी चाहिए, राइट। उसके बाद सेक्शन 384 कहता है दैट इज द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 71 जो कि डिबेंचर्स के रिगार्डिंग में है। जिस तरीके से वो इंडियन कंपनीज के ऊपर अप्लाई करती है उसी तरीके से वो फॉरेन कंपनीज के ऊपर भी अप्लाई करेगी। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 92 जो कि एनुअल रिटर्न के बारे में है, जिस तरीके से वो इंडियन कंपनीज के ऊपर अप्लाई करती है उसी तरीके से वो फॉरेन कंपनीज के ऊपर भी अप्लाई करेगी। एंड सिमिलरली द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 135 दैट विल आल्सो अप्लाई टू ए फॉरेन कंपनी। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 128 शैल आल्सो अप्लाई टू ए फॉरेन कंपनी। प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 16 that shall also apply to a foreign company, and the provisions of chapter अगर हम बात करें that is inspection investigation chapter number 14 that shall also apply to a foreign company. चैप्टर नंबर 16 नहीं है वहां पे, चैप्टर नंबर 6 है दैट इज रिलेटिंग टू चार्जेस। चैप्टर नंबर 6 दैट इज रिलेटिंग टू चार्जेस दैट शैल आल्सो अप्लाई टू ए फॉरेन कंपनी। चैप्टर नंबर 14 दैट इज इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन के रिगार्ड में दैट शैल आल्सो अप्लाई टू ए फॉरेन कंपनी। ठीक है, एंड उसके बाद सेक्शन 385 कहता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल होंगे फॉरेन कंपनीज के केस में वो आरओसी न्यू दिल्ली में फाइल होंगे, और जो फीस पे की जाएगी वो एज प्रिस्क्राइब्ड पे की जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेनली आपको इस पार्टिकुलर चैप्टर के अंदर याद रखनी है, दैट इज कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और व्हाट वी कॉल इट एज द फॉरेन कंपनीज।